हम भारत के अवाम मतानत और संजीदगी के से ये अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदिर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया बनाएं। SDPI जिले गुलबर्गा की जानिब से यौम दस्तूर मनाया गया। इस मौके पर मुल्क में सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए तमाम समाजी मिली मज़हबी तंजीमों को दस्तूर हिंद को बचाने के लिए इत्तेहाद के साथ काम करने के लिए कहा गया। बेसिकली 26 जनवरी 1947 को तो क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर को ये ऑलरेडी पास होकर सारे लोगों की एग्रीमेंट के साथ मंजर आम पर आ गया था। उस वक्त इमीडिएट एक्ट जो पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, वो सबसे पहला एक्ट था सिटीजनशिप एक्ट, जिसको इमीडिएटली जो है असर में लाया गया था। और वो सिटीजनशिप एक्ट क्या था, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, मैं पूरी रात बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके मैं उसमें कुछ खुलासा आपके सामने लेकर आई हूँ। ये खुलासा जानना सिर्फ जरूरी नहीं है, ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। सिटीजनशिप एक्ट जो फौरन इमीडिएट इफेक्ट में आया कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद, उसका मकसद क्या था कि पर्सन्स दोज हु डिस्प्लेस्ड इन द पार्टीशन के टाइम पे जो भी लोग आया, वो किसी कम्युनिटी से हो, किसी स्टेट से हो, किसी लैंग्वेज के बोलने वाले हो, या किसी भी जात के और पात के हो, अगर वो डिस्प्लेस हुए अपनी जगह से, तो इंडिया में रजिस्टर्ड होने के बाद इंडिया उनको सिटीजनशिप ग्रांट करता है। यहाँ पर मैं कंडम करती हूँ CANRC। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेंथी क्यों है आपको मालूम है? आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वो सारे हालात हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए, जिनके पसे मंजर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया। इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का बेहतरीन और परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और एक खासियत क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको किसी भी बुक की शक्ल में, किसी कागज की शक्ल में, किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में और किसी भी ट्रांसलेशन, लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में किसी दुकान से खरीद सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये हर घर में हो सकता है और हर इंसान इसको पढ़ सकता है। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एक ओरल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। आप ब्रिटेन में देखिए, वहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है कि हमारे ये कानून है, हमारे ये हक है, इसको मानो, और वो लोग मान लेते हैं। हमारे पास एक एक चीज आर्टिकल में लिखी हुई है और आर्टिकल के बाद A to Z उसके प्रोविजंस भी बने हुए। अब मैं आती हूँ प्रेम्बल की तरफ। देखिए, प्रेम्बल में हम इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक वक्त में खड़े होकर समझाना मुमकिन नहीं है। तो प्रेम्बल क्या है? जैसे हम कोई किताब खोलते हैं तो उसमें एक लिस्ट होती है कंटेंट की, आपको पता चल जाता है कि किताब के अंदर ये चैप्टर्स हैं या ये किताब इन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इसी तरह समझ लीजिए कि ये प्रेम्बल है। प्रेम्बल को जवाहरलाल नेहरू, गांधी और हमारे पहले चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था कि ये प्रेम्बल जो है ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। अगर हम प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करते हैं तो समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन मर गया। इसलिए हम प्रेम्बल को इतना स्ट्रेस आउट करते हैं और इसे समझने की एक बार कोशिश करते हैं। देखिए, प्रेम्बल दो चीजों में बटा हुआ है, एक है नेचर यानी उसका मिजाज और एक है आइडियल यानी उसके उसूल। नेचर क्या है? सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन ज्यादा करना चाहूंगी, वो है सेक्युलरिज्म। क्यों कहा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है? क्योंकि जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं दे आर फ्री टू प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। ऑल रिलीजन्स कमांड इक्वल रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। अगर हमसे कोई छीनने की कोशिश करता है या यहाँ पे हमें किसी तरह का वायलेशन झेलना पड़ता है तो इसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज भी मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को आप इस तरह समझ लीजिए कि जब हम किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं,
तो फंडामेंटल राइट्स हमारे हक, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी वो फराइज जो हमारे मुल्क के लिए बनते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो उसूल है कि अगर हमारे हक कोई छीनने की कोशिश करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम जाकर बाकायदा पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर के साथ अपने हक वापस ले सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, ये मैं वो बता रही हूँ आपको, ये वो पॉइंट्स बता रही हूँ। रिप्रेजेंटेशन, जिन लोगों का भी मैंने नाम लिया, ये उन कम्युनिटीज के हक की एश्योरिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, सिख, पारसी, क्रिश्चियन और मुस्लिम। और इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। वो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत अहम है। पहला ऑब्जेक्टिव था फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट अ रिपब्लिक, कि हमारा इंडिया जब आजाद होगा तो वो और कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक का मतलब है पब्लिक, हम और आप कॉमन सिटीजन से बनाए जाने वाला मुल्क। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वुड बी गारंटीड टू ऑल पीपल। यहाँ ऑल पीपल से मुराद है इंक्लूडिंग सिख, क्रिश्चियन, दलित, अनटचेबल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एवरी कम्युनिटी। देन आफ्टर ग्रांट फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, ये जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, बेसिकली क्या है? ये फंडामेंटल राइट सिर्फ यही नहीं है कि इक्वालिटी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, नहीं। फंडामेंटल राइट्स आर द ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर द नेचुरल राइट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हमारे जिंदा रहने के लिए जिस तरह हमें खाना, पानी और हवा ये जरूरी है, उसी तरह हमारे इंसानी हुकूक भी जरूरी है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं, पूरी दुनिया में इसको ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंसानियत के हुकूक। उसके बाद स्टेट वुड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मकसद और ऑब्जेक्टिव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था जब कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया जा रहा, वो ये था कि इस मुल्क में रहने वाली माइनॉरिटी और स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस की हक के लिए ज्यादा एश्योरिटी दी जाएगी और उनका रिप्रेजेंटेशन बराबर का हो। देखिए, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह का आज हमारा सियासी माहौल गर्म है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने जो अवेयरनेस रख रही हूँ, मैं आपके सामने जो पॉइंट्स रख रही हूँ, इनके ऊपर आज के माहौल को तोल लीजिए और नाप लीजिए कि क्या आया हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं या कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को परे उठा के रख दिया गया। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा की जानिब से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर हम लोग संविधान दीक्षे एक प्रोग्राम किए, जिसके अंदर यहाँ पर तमाम लोगों को संविधान की एक प्रियम्बल की कॉपी दी गई और साथ में कन्नड़ा और उर्दू में प्रियम्बल यहाँ पर पढ़ा गया। एज ए शपथ के तौर पर हम लोग यहाँ पर लिए हैं। एक तरफ बजरंग दल के लोग, संघ परिवार के लोग एक त्रिशूल दीक्षे कर रहे हैं और दूसरी ओर हम लोग संविधान दीक्षे कर रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के हक को और यहाँ के लोगों के राइट्स को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर संविधान दीक्षे कर रहे हैं। पूरे मुल्क भर में यही संविधान दीक्षे हो रहा है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने निकले हैं। एक तरफ ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने निकले हैं तो हम लोग बचाने निकले हैं। यही मैं कहूँगा कि लोगों से कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को समझकर आप अपनी लड़ाई लड़े और इन फिस्ताई ताकतों को नीचे उतारने तक आप लोग अपनी लड़ाई लड़े। हम भारत के अवाम मकानत और संजीदगी के से ये अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदिर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी, एक ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावत बाएतबारे हैसियत और मौका, और इन सब में उखुवत को तरक्की दें, जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयख्खुन हो।
अपनी ऐन साज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये ऐन जरिया हाजा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं।